हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि दिल्ली और गुड़गांव में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट पकड़ा गया, जहाँ पे एक डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया कुछ लोगों के साथ। It is from Delhi, where a doctor has been held over a kidney racket allegation. A private hospital, the doctor has been arrested by the Delhi police. The police say that the doctor was under suspicion. 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कि बांग्लादेशी नेशनल्स हैं 3, जो कि मेन मास्टरमाइंड थे। वहाँ से किडनी पेशेंट को ढूंढना और यहाँ लेके आना, और उससे करीब 25 लाख रुपए ये गैंग के लोग वसूलते थे किडनी देने के या लेने के लिए। तो मैं एज ए नेफ्रोलॉजी डॉक्टर इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ट्रांसप्लांट एक बहुत मनी मेकिंग बिजनेस है। इसमें कई एजेंट्स इन्वॉल्व हैं जो आपको बोलेंगे कि आपको किडनी दिलवा देंगे, और कई इलीगल डोनेशंस चल रही हैं। इसका मेन रीजन क्या है? मेरे को लगता है सबसे मेन रीजन है पेशेंट डेस्परेशन। कई पेशेंट्स को लेट पता चलता है कि उनको किडनी की बीमारी है। वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं और सब बोलते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। इतना आसान नहीं है एक किडनी ट्रांसप्लांट कराना, और ये काफी कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज की वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ट्रांसप्लांट से पहले क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है। पहला सवाल जो आता है वो है कि क्या ट्रांसप्लांट आपके लिए है, ये कैसे जाने। इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपका किडनी फंक्शन या EGFR 30 से कम है और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 6 या 12 महीने में आपका किडनी फंक्शन 15 से नीचे हो जाएगा या आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक प्रीएम्प्टिव लाइव डोनर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि आपका किडनी फंक्शन कितनी जल्दी कम हो रहा है? ये आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट बता सकता है, और ये आपकी डिजीज पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है और कौन सी स्टेज पे है। एक और टूल है पता करने के लिए कि किडनी डिजीज कैसे प्रोग्रेस करेगी, इसको बोलते हैं किडनी फेलियर रिस्क इक्वेशन या फिर KFRE। ये ऑनलाइन एक कैलकुलेटर है जो सबके लिए अवेलेबल है। आपको इसमें अपना क्रिएटिनिन लेवल डालना है, एज डालना है और 1-2 और चीजें डालनी है, और ये आपको आपका 1 ईयर रिस्क, 2 ईयर रिस्क और 5 ईयर रिस्क बताएगा किडनी फेलियर का। ये कैलकुलेटर कुछ हद तक एक्यूरेट है और कुछ हद तक नहीं है, तो बेस्ट है कि आप इसको यूज करें और एक नेफ्रोलॉजिस्ट को भी देखें, ताकि एक कंबाइंड डिसीजन बन सके और आपको एक अंदाजा हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ट्रांसप्लांट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लाइव डोनर ट्रांसप्लांट और एक होता है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। लाइव डोनर ट्रांसप्लांट मतलब आपका कोई जान पहचान का, आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त खुद आगे आके बोल रहा है कि मैं या वो अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है। दूसरा होता है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। इसमें आप अपना नाम एक लिस्ट में लगवाते हो, जो डिसीज डोनर लिस्ट होती है। इसमें क्या होता है कि कई लोगों की डेथ होती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, या कई पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। तो इसमें आपका चांस बन सकता है ट्रांसप्लांट मिलने का, बट ये काफी लंबी लिस्ट है और इसमें टाइम फ्रेम टू गेट अ ट्रांसप्लांट थोड़ा ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हम ये कम्युनिटी बढ़ा सके और लोगों के पास पहुंच सके। इन दोनों टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट में एक क्रूशियल स्टेप है जिसको बोलते हैं मैचिंग। मैचिंग 2 टाइप की होती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग और टिश्यू मैचिंग। ये दोनों जरूरी हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक ट्रांसप्लांट का। अगर आपकी मैचिंग सही नहीं है तो आपके चांसेस ऑफ रिजेक्शन, जो कि शॉर्ट टर्म रिजेक्शन या फिर लॉन्ग टर्म रिजेक्शन, दोनों बढ़ जाते हैं। इससे आपका भी नुकसान हो सकता है और जिन्होंने किडनी डोनेट की है उनका भी नुकसान हो सकता है अगर आप लाइव डोनर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। अब मैं माइन्यूट डिटेल्स ऑफ मैचिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट करता है एक इम्यूनोलॉजिस्ट के साथ। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सारी हिस्ट्री उनको बताएं, उनको अपने टेस्ट रन करने दीजिए, उनको मैचिंग करने दीजिए, और फिर वो आपको एक नंबर बताएंगे जिस हिसाब से वो बोलेंगे कि आप आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कभी भी आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट को पुश नहीं करना चाहिए एक लाइव डोनर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि कई बार गलत डिसीजन बन सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और आपको नुकसान दिलवा सकते हैं। अगली चीज है एज। कौन सी एज पे आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? इंटरनेशनल गाइडलाइंस बोलती है कि एज शुड नॉट बी अ बैरियर। हम सबको पता है कि ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। डायलिसिस सिर्फ एक ब्रिज है आपको CKD स्टेज 4-5 से ट्रांसप्लांट तक लेके जाने के लिए, या फिर डायलिसिस उन लोगों के लिए है जिनको लिए ट्रांसप्लांट सूटेबल नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसप्लांट के बारे में कि कौन सी डिजीज ट्रांसप्लांटेड किडनी में वापस आ सकती है।
ऐसी कई बीमारियां हैं जो ट्रांसप्लांट में भी हो सकती है। कॉमन एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपने ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आपने दवाइयां नहीं खाई, तो उससे आपका ट्रांसप्लांटेड किडनी डैमेज हो सकती है। सेम जाता है डायबिटीज के साथ। बट कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज सच एज IgA नेफ्रोपैथी, ये ट्रांसप्लांट किडनी में वापस आ सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, बट ये रिस्क हमेशा रहता है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक स्पेसिफिक डिजीज है जिसको बोलते हैं FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ये प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। अगर आपको प्राइमरी FSGS है तो कुछ ही घंटों में ट्रांसप्लांट के बाद ये डिजीज वापस आ सकती है किडनी में। पहले डॉक्टर को समझाना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए इसके बारे में। अब ट्रांसप्लांट के पहले आपका असेसमेंट होता है। ये असेसमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ी सर्जरी है। हम देखना चाहते हैं कि आप इस सर्जरी के लिए फिट हो या नहीं। तो दो चीजें हम इसमें चेक करते हैं, आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है और आपका लंग कैसा है। तो हम एक ECG करते हैं जो कि बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है और कुछ ही मिनट में हो सकता है। दूसरा हम एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, फिर एक एको करवाते हैं जो कि आपका हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, ये देखने के लिए कि आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। चौथी चीज होती है मायोव्यू टेस्ट। इसमें आपके हार्ट को थोड़ा स्ट्रेस दिया जाता है देखने के लिए कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। अब ये टेस्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि जब आप सर्जरी कराओगे तभी भी हार्ट पे स्ट्रेस होगा, तो हम देखना चाहते हैं पहले ही कि हार्ट ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। अब जब ट्रांसप्लांट की बात आती है, आपका वेट बहुत जरूरी है। अगर आपका वेट ओवरवेट है या आपका BMI 30 से ऊपर है तो आपके लॉन्ग टर्म चांसेस ऑफ रिजेक्शन ज्यादा हैं, अक्यूट सर्जिकल प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। तो जरूरी है कि आप उस टाइम में जब आपका वर्कअप चल रहा है अपना वेट कम करिए और एक्सरसाइज करिए, डाइट पे काम करिए ताकि आपका वेट हेल्दी वेट हो ट्रांसप्लांट के लिए। अब हम एक और चीज देखते हैं जो काफी जरूरी है जब ट्रांसप्लांट की बात होती है, कि आप अपनी दवाइयां कैसे खाते हो। अगर आप एक पेशेंट हो जो कुछ सालों से दवाइयों पे हो, बट आप 4 दिन लेते हो, फिर 4 दिन नहीं लेते, फिर कुछ महीने छोड़ देते हो, फिर शुरू कर देते हो, तो ट्रांसप्लांट आपके साथ शायद सही ना हो। इसका क्या रीजन है? ट्रांसप्लांट के बाद आपको कई दवाइयां खानी होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती है, और एक भी दिन मिस करना आपके लिए डेडली हो सकता है। तो मेडिसिन एडहेरेंस बहुत जरूरी है। आपको टाइम पे दवाई खाना चाहिए और हमें भी लगना चाहिए कि आप अपनी दवाइयां खा रहे हो, तभी आप सूटेबल हो सकते हो ट्रांसप्लांट के लिए। तो अब बात करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो की, कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहली चीज है रेगुलर फॉलोअप। चलो आपका ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ दिन आप हॉस्पिटल में रहे, 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम हॉस्पिटल में रखते हैं अगर सब कुछ सही चल रहा हो। उसके बाद आप डिस्चार्ज हो गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलोअप। अब ये मत सोचिए कि आपका मंडे को ट्रांसप्लांट हो गया है, अब ट्यूसडे को आप हॉलीडे पे जा सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। नहीं, अभी कुछ हफ्ते बहुत क्रूशल होते हैं और जरूरी है कि आप डॉक्टर को रेगुलरली दिखाते रहे। कई बार हम हफ्ते में 2 बार आपको देखना चाहते हैं, कई बार हफ्ते में 1 बार देखना चाहते हैं, बट अगले 6 से 8 हफ्ते हम आपको रेगुलरली देखना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि कैसे किडनी रिएक्ट कर रही है। इस टाइम में आपके मल्टीपल ब्लड टेस्ट भी होंगे देखने के लिए कि क्रिएटिनिन कितनी जल्दी गिर रहा है, EGFR कितना बढ़ रहा है। आपका यूरिन टेस्ट भी होगा देखने के लिए कि प्राइमरी डिजीज कहीं वापस तो नहीं आ गई ट्रांसप्लांटेड किडनी में। इस बीच में आपको सर्जन भी देखेगा कि आपका स्कार अच्छे से हील हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वहां पर। नेफ्रोलॉजिस्ट हर बार आपको असेस करेगा कि कोई रिजेक्शन के साइन या सिम्टम तो नहीं आ रहे, जैसे कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, कोई रैश होगी बॉडी में, फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी सिम्टम हो सकता है रिजेक्शन के लिए। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। इस टाइम में आपको थोड़ी काउंसलिंग भी दी जाएगी कि दवाइयों की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको 3 से 4 दवाइयां शुरू करी जाएंगी जो बहुत जरूरी होती हैं खाने के लिए। अब इन दवाइयों का लेवल भी लिया जाएगा। स्टार्टिंग में लेवल ज्यादा फ्रीक्वेंटली लिया जाएगा, फिर बाद में जाके थोड़ा कम फ्रीक्वेंटली लिया जाएगा जब आप स्टेबलाइज हो जाओगे मेडिकेशन। अगला सवाल पेशेंट हमसे पूछते हैं कि कितने साल चलेगा ट्रांसप्लांट। इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आपकी डिजीज जो पहले थी वो वापस आ गई तो हो सकता है ट्रांसप्लांट जल्दी फेल हो जाए। अगर आपको रिजेक्शन हुआ तो हो सकता है कि जल्दी फेल हो जाए। बट अगर आप अपनी दवाइयां टाइम पे खा रहे हो, सब कुछ स्टेबल चल रहा है, तो हमने कई पेशेंट देखे हैं जो 30-30 साल से ट्रांसप्लांट किडनी के साथ चल रहे हैं। इसका आंसर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलरली फॉलोअप करते हो नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, अपनी दवाइयां कैसे खाते हो और अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कितना कंट्रोल में रखते हो। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और वीडियोस बनाऊंगा ट्रांसप्लांट के लिए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।